नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुपमा सक्सेना LBS कॉलेज कोटपुतली से प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले व्याख्यान में मैंने आपको शुक्र के राजा के संबंध में बताया था। आज के इस व्याख्यान में मैं आपको शुक्र ने प्रशासनिक व्यवस्था के संबंध में क्या विचार दिए हैं इस संबंध में बताऊंगी। शुक्र द्वारा दिए गए प्रशासनिक व्यवस्था पर जो विचार हैं वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था संबंधी विचार। शुक्र के अनुसार राजा का उद्देश्य प्रजा के हितों का ध्यान रखना अथवा उसे धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना होता है। राज्य के उद्देश्यों को शासन द्वारा प्राप्त किया जाता है। राजा स्वयं शासन का अध्यक्ष होता है। शासन के विस्तृत कार्यों को संपन्न करने हेतु उसे परामर्शदाताओं, उच्च कर्मचारियों और अन्य कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। शुक्र ने अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत इन कर्मचारियों का वर्णन किया है। इन कर्मचारियों में सबसे पहले आता है मंत्री। शुक्र ने राज्य के 7 अंगों में मंत्री को महत्वपूर्ण माना है। राजा के लिए सहायकों की आवश्यकता होती है जिससे राजकार्य का संपूर्ण कार्य संपन्न हो सके। शासन के इन अधिकारियों को सामूहिक रूप से प्रकृति या मंत्री की संज्ञा दी गई है। मंत्रीगण राजा के वामांग के समान महत्वपूर्ण होते हैं और जो राजा उससे उचित परामर्श के बिना शासन का कार्य करता है वह दस्यु रूप होता है। अतः शुक्र ने मंत्री परिषद को शासन का एक आवश्यक अंग माना है। डॉक्टर जायसवाल ने अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में शुक्र के विचारों को इंगित करते हुए कहा है कि जब शुक्र नीति लिखी गई उस समय मंत्रियों की संख्या लगभग 8 नियत हो चुकी थी और इसी परंपरा पर शिवाजी ने अष्टप्रधान अर्थात 8 मंत्रियों का मंत्रिमंडल नियुक्त किया था। शुक्र नीति में मंत्री परिषद का कर्म विन्यास इस प्रकार है: पुरोहित, प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, मंत्री, प्रांग विभाग, पंडित, सुमंत्र, आमात्य तथा दूत। शुक्र ने इन्हें राजा की 8 प्रकृतियां कहा, जिसमें पुरोहित को सर्वोच्च तथा दूत को निम्न स्थान प्रदान किया गया। इस प्रकार शुक्र ने आधुनिक विभागीय व्यवस्था को अपनाया है। शुक्र के अनुसार इन 8 प्रमुख अधिकारियों द्वारा मंत्री परिषद का निर्माण होता है। राजा की सहायता करने वाले ये सहायक राजा की बाहु, आँख तथा कान की भांति होते हैं। इन सहायकों के बिना राजा बाहु, नेत्र एवं कर्णविहीन होता है। शुक्र ने मंत्रियों की योग्यता के संबंध में भी वर्णन किया है। शुक्र ने मंत्रियों की योग्यता को निर्धारित करते हुए कहा है कि राजा को हमेशा अच्छे मंत्रियों की नियुक्ति करनी चाहिए। राजा का मंत्री कुलीन, शूरवीर, प्रतिबद्ध, संपन्न और दंड नीति का यथा योग्य प्रयोग करने वाला होना चाहिए। मंत्री ज्ञानी, अपने देश का कुलशील और बल संपन्न, दूरदर्शी, उत्साही, समय पर उपाय का तत्काल ज्ञाता, मित्रता के गुण से संपन्न, क्लेश को सहने वाला, सत्यवादी, आरोग्य व धैर्य से युक्त, स्वामी में दृढ़ भक्ति रखने वाला तथा बैर न बढ़ाने वाला होना चाहिए। शुक्र नीति में कहा गया है कि मंत्री परिषद के पदों पर राजा को ब्राह्मणों की नियुक्ति करनी चाहिए। ब्राह्मणों के अभाव में क्षत्रिय और क्षत्रियों के अभाव में वैश्यों की नियुक्ति की जानी चाहिए, किंतु शूद्रों की नियुक्ति उक्त पदों पर नहीं की जानी चाहिए। शुक्र के अनुसार जिस प्रकार सोने को तपाकर उनकी परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार कर्म, गुण, शील और कुल आदि से उच्च अधिकारियों को की भृत्यों से भी परीक्षा की जानी चाहिए। राजा को चाहिए कि वह भृत्य की भी परीक्षा करे, केवल जाति एवं कुल को ही न देखे। जाति और कुल की अपेक्षा
कर्म, शील और गुण पूज्य है। शुक्र के अनुसार एक पद पर 3 अधिकारी होने चाहिए, जिसमें एक मुख्य और 2 सहायक होने चाहिए। इन अधिकारियों के कार्यों का निरीक्षण किया जाता है। कर्मचारियों का यह दायित्व होता है कि वह राजा के अवगुणों को सार्वजनिक रूप से प्रकट न करके उसे एकांत में सूचित करें। राज्य कर्मचारियों को अपने कार्यों का निष्पादन विवेकपूर्ण व पवित्र चित्त द्वारा किया जाना चाहिए। शुक्र ने मंत्रियों के कर्तव्य भी बताए हैं, जिसे हम मंत्रिपरिषद की कार्यप्रणाली भी कह सकते हैं। शुक्र ने राज कर्मचारियों यानी भृत्यों के गुणों और कर्तव्यों का और कार्यों का वर्णन भी किया है। राजा ऐसे सहायकों को रखे जो प्रजा के हित का ध्यान रखें, जो रिश्वत न लें और न ही राजा को कभी गलत सलाह दें। राजा को संपूर्ण शासन व्यवस्था को संचालित करने हेतु राज कर्मचारियों यानी भृत्यों की आवश्यकता होती है, जिन्हें कर्तव्य परायणता से परिपूर्ण होना चाहिए। राज कर्मचारी आज्ञाकारी, अनुभवी, सदा धर्म में रत, हित के उपदेष्टा हों, सहायक काम करने में समर्थ हों तथा क्रोध, मोह व आलस्य से रहित हों। राजा के लिए यह आवश्यक है कि वह प्रजाद्वेषी अधिकारियों को त्याग दे। विभिन्न मंत्रियों के कर्तव्यों के बारे में शुक्र ने इस प्रकार विवेचना की है। सबसे पहले उन्होंने पुरोहित का कर्तव्य बताया है। पुरोहित का कर्तव्य है कि जब कभी धर्म और अधर्म के बीच विवाद उत्पन्न हो तो वह उसकी सही ढंग से विवेचना करे। पुरोहित को त्रयी, विद्या, दंडनीति, वेदों का ज्ञाता होना चाहिए। शुक्र नीति में पुरोहित का स्थान सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वह राजा और राष्ट्र दोनों का पालक है। इसके अंतर्गत आमात्य आते हैं। आमात्य देश और काल को जानने वाले व्यक्ति होते हैं। राज्य के नगर, ग्राम, जंगल, जुती हुई भूमि, उससे प्राप्त धान्य, जंगल से मिलने वाला द्रव्य, स्वामीहीन वस्तु और धन आदि सबके आंकड़े एकत्र कर राजा को देने का कर्तव्य आमात्य का होता है। इसके अतिरिक्त शुक्र ने प्रतिनिधि के संबंध में भी बताया है। पुरोहित का अनुयायी प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि का कर्तव्य है कि वह तत्काल करने वाले कार्य राजा से करवाए। उन्हें इस बात का ज्ञान होता है कि किस कार्य को करना उचित है और किस कार्य को करना अनुचित है। इसके अलावा प्रधान के कर्तव्य बताते हुए शुक्र ने कहा है कि प्रतिनिधि के अनंतर प्रधान होता है, जो राजा के समस्त कार्यों का देखरेख करता है और सत्य और असत्य के बीच भेद करता है। इसके अतिरिक्त सचिव के कार्य बताते हुए शुक्र ने कहा है कि प्रधान के अनंतर सचिव होते हैं। शुक्र के अनुसार सैन्य संचालन को जानने वाला व्यक्ति सचिव बनने योग्य होता है। इनका कार्य अथवा कर्तव्य है कि यह हाथी, घोड़े, ऊंट, रथ, विदेशी भाषा के संकेत और व्यूह रचना का अभ्यास करने वाले, निम्न, मध्यम तथा उत्तम कोटि के कार्य करने वाले, राज्य चिन्ह तथा शस्त्र धारण करने वाले सेवकों, अशस्त्र संचालन के नियमों की स्थिति, योग्यता, प्राचीनता, नवीन घुड़सवारों की संख्या आदि के विषय में संपूर्ण विवरण लिखित रूप में राजा को दें। इसके अतिरिक्त शुक्र ने मंत्री के कर्तव्य बताते हुए कहा है कि नीति शास्त्र को जानने वाला व्यक्ति मंत्री योग्य होता है। इसका कर्तव्य है कि वह राजा को संधि, विग्रह तथा उपाय के प्रयोग के विषय में सुझाव दे। राजा तथा उसके पुत्र के आचरण की किसी को सूचना न दे। देश, काल, पात्रता आदि के अनुसार मंत्र के फल पर विचार करके युवराज के सम्मुख प्रस्तुत करे। फिर राजाज्ञा और युवराज के निर्देशानुसार कार्य करे, किंतु अनुचित आज्ञा को टाल दे। इसके अलावा शुक्र ने पंडित के कर्तव्य भी बताए हैं। धर्म के तत्व को जानने वाले व्यक्ति को पंडित कहते हैं। इनका कर्तव्य है
कि यह राजा को प्रजा के धार्मिक आचरण की सूचना देते हुए उसे समझाए कि कौन सा धर्म अपनाने योग्य है। इसके अलावा सुमंत्र के कर्तव्यों की चर्चा करते हुए शुक्र ने बताया है कि आय व्यय का ज्ञाता सुमंत्र कहलाता है। इसका कर्तव्य है कि यह राजा को स्थायी और अस्थायी द्रव्य के आय व्यय एवं बचत से अवगत कराए। इसके अतिरिक्त प्रांग विभाग के बारे में बताते हुए शुक्र कहते हैं कि लोक व्यवहार तथा शस्त्रों के संबंध में नीति को जानने वाला प्रांग विभाग होता है। इनका यह कर्तव्य है कि ये अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ मिलकर राज्य के न्यायिक कार्यों का संचालन करें। अतः इस पद को मुख्य न्यायाधीश के समान माना गया है। इसके अतिरिक्त दूत के कर्तव्य बताते हुए शुक्र कहते हैं कि दूत प्रमुख रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संचालन में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। अच्छी स्मरण शक्ति वाला, देश काल के अनुसार कार्य करने वाला, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वैधी भाव, समाश्रय के विषय में मंत्रणा देने वाला, वाग्मी, निर्भीक व्यक्ति दूत बनने योग्य होता है। तो इस प्रकार राजा को अपने कार्य संपन्न कराने के लिए उक्त प्रकार के मंत्रियों की आवश्यकता होती है। शुक्र ने राज कर्मचारियों के कार्य विभाजन के संबंध में भी बताया है। शुक्र नीति के अनुसार अपनी अपनी योग्यता के अनुसार प्रत्येक राज्य कर्मचारियों का कार्यक्षेत्र निश्चित किया जाना चाहिए। जनता को अपनी समस्याएं सबसे पहले विभागीय मंत्री के समक्ष रखनी चाहिए और विभागीय मंत्री को उसे राजा के सामने प्रस्तुत करना चाहिए। राजा को तर्क वितर्क करने के पश्चात बहुमत के आधार पर अपना निर्णय देना चाहिए। सदस्यों के कार्यों के निरीक्षण के लिए निरीक्षक नियुक्त करने चाहिए और प्रतिवर्ष इनका परिवर्तन करते रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त शुक्र राज कर्मचारियों के वेतन, पेंशन, पदोन्नति आदि का भी उल्लेख करते हैं। शुक्र की मान्यता है कि राज कर्मचारियों को शारीरिक व मानसिक मेहनत के अनुसार उन्हें उचित व निश्चित समय पर राजा द्वारा वेतन दिया जाना चाहिए। श्रेष्ठ, मध्यम, सम तथा हीन ये वेतनमान के 4 प्रकार हैं। अतः राज कर्मचारियों को उनकी योग्यता और अनुभव के आधार पर ही हीन वेतनमान से श्रेष्ठ वेतनमान की ओर अग्रसर किया जाना चाहिए। शुक्र ने राज कर्मचारियों के भविष्य की सुरक्षा हेतु पेंशन अथवा भविष्य निधि की भी व्यवस्था की है। राज कर्मचारी की आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उसके पुत्र को यह वेतन उस समय तक दिया जाना चाहिए जब तक वह स्वयं कार्य करने योग्य न हो जाए। यह भी प्रावधान किया गया है कि कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र को योग्यता अनुसार राजकीय पद पर भी नियुक्त किया जा सकता है। शुक्र के अनुसार राज कर्मचारियों को उनके कार्य दक्षता व योग्यता के आधार पर पदोन्नत भी किया जाना चाहिए। राज्य कार्य में अयोग्य, असक्षम होने, दुष्ट, कायर, व्यसनी, जुआ खेलने वाले, नास्तिक, अप्रिय बोलने वाले राज्य कर्मचारियों को उनके पद से हटा देना चाहिए। प्रशासन संबंधी विचारों में शुक्र ने राज्यसभा का भी उल्लेख किया है। शुक्र नीति में राज्यसभा का वर्णन किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि राजा को अपनी राज्यसभा सुंदर, गुप्त बनानी चाहिए जो दुर्ग में स्थित हो। राज्यसभा में राजा को अपने मंत्रियों, संतरियों और विविध अधिकारियों से भी आवश्यकता अनुसार परामर्श लेना चाहिए। अतः इस संबंध में विस्तृत मंत्रणा हेतु राज दरबार भी होना चाहिए। शुक्र नीति में राज दरबार में राजा के शासन, अंगरक्षकों और सेवकों के स्थान, राज परिवार के लोगों के स्थान, पुरोहित, मंत्रियों तथा पदाधिकारियों के स्थानों की स्थिति व क्रम का विस्तृत विवेचन किया गया है। शुक्र ने राज दरबार को गंभीर विचार विमर्श का स्थान नहीं माना, वरन इसे ऐसा स्थान माना है जहां राजा विभिन्न वर्गों से एक साथ संपर्क करता है और शासन के प्रति सामान्य
प्रतिक्रिया की जानकारी प्राप्त करता है। मंत्रणा के संबंध में शुक्र का कहना है कि मंत्रणा को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। अच्छा मंत्री वह है जो थोड़े ही समय में अभीष्ट फल देने वाला हो। मुख्यतः सहाय साधन के उपाय, देश व काल का विभाग और विपत्ति का प्रतिकाय मंत्रणा का अंग है। शुक्र की मान्यता है कि मंत्रणा ही राजाओं का बीज होता है, जिसके प्रकट होने में अवश्य भेद हो जाता है और गुप्त रहने से रक्षा होती है। अतः राजा को हमेशा मंत्रणा के बीज की रक्षा करनी चाहिए। मंत्रणा के लिए ऐसे स्थान का चयन करना चाहिए जहां कोई नहीं आ सके। इसके अतिरिक्त अपने प्रशासनिक विचारों में शुक्र ने स्थानीय प्रशासन का भी वर्णन किया है। शुक्र ने स्थानीय प्रशासन के संबंध में कहा है कि जिस व्यक्ति को राजा 10 गांवों का अधिकार प्रदान करे उसे न्यायक की संज्ञा दी जाती है। 100 गांवों के अधिपति को सामंत कहा जाता है। 100 गांवों के अधिभृत्य को, जो सामंत के बराबर ही वेतन देकर नियुक्त किया गया हो, अनुसागत 10,000 गांवों का कर ग्रहण करने वाले को आशापाल या स्वराट, लंबाई चौड़ाई में 1 कोस के घेरे वाले और 1000 राजकीय कर देने वाले को प्रदेश का ग्राम कहा गया है। प्रत्येक ग्राम से भूमि कर संग्रह के लिए राजा द्वारा ग्रामपति नियुक्त किए जाने चाहिए। शुक्र के अनुसार राजा के अधीनस्थ संपूर्ण प्रदेश को राष्ट्र की संज्ञा दी जाती है, जिसमें पुर को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। पुर का अर्थ होता है राजधानी। तो ये थे बच्चों शुक्र के प्रशासन के संबंध में विचार। अपने अगले व्याख्यान में मैं आपको शुक्र के परराष्ट्र संबंधों के संबंध में जो विचार हैं उनके बारे में बताऊंगी। धन्यवाद।